अब आती है कि वो कौन से मेजर्स है जिनकी वजह से हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट एंड कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे जो कॉमन सी बात है वो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। 2 टाइप्स प्रिकॉशंस है जिसकी वजह से इन्फेक्शन को प्रिवेंट एंड कंट्रोल किया जा सकता है। एक है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, एक है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस तो हर, यानी उसमें अगर आप देख ले स्लाइड पे, तो ऑल डे एवरी पेशेंट, ये रूल सबके लिए है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एक्शन दैट अप्लाई टू ऑल पेशेंट, client care and or interaction regardless of suspected or confirmed infection status of the patient। Evidence-based practices designed to protect and prevent spread of infection, ये सब के लिए है। मैंने इसका जिक्र किया। अब स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या क्या है। सबसे पहली जो बात उसमें आती है वो हैंड हाइजीन की आती है, डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का एप्रोप्रिएट इस्तेमाल। तीसरी बात जो है वो एसेप्टिक टेक्निक्स है, क्लीन एसेप्टिक टेक्निक्स का जो है उसको फॉलो करना। सेफ यूज़ एंड डिस्पोजल ऑफ शार्प्स, जो शार्प्स का इस्तेमाल हम करते हैं उसको किस तरीके से हम सेफली यूज़ करेंगे और इसको फिर डिस्पोज ऑफ करेंगे। रूटीन एनवायरमेंटल क्लीनिंग, जो हमारा स्पेशलाइज हेल्थ यूनिट है उसका रूटीन एनवायरमेंटल क्लीनिंग, बल्कि ये हर जगह स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ज़रूरी है। क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ शेयर्ड पेशेंट इक्विपमेंट और रिस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिकेट्स, और आखिर में आता है सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड यूज लिनेन। यहाँ पे अगर आप स्लाइड में देखें, हैंड हाइजीन के हवाले से 2 चीज़ें हैं। एक इसके 5 मूवमेंट्स हैं जहाँ पे हैंड हाइजीन ज़रूरी है। अगर आप देखें, बिफोर टचिंग ए पेशेंट हैंड हाइजीन ज़रूरी है, बिफोर स्टार्टिंग ए प्रोसीजर हैंड हाइजीन ज़रूरी है, आफ्टर प्रोसीजर हैंड हाइजीन ज़रूरी है, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट हैंड हाइजीन ज़रूरी है, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट सराउंडिंग, अगर आपने उसका बिस्तर टच किया है, आपने बेड टच किया है, आपने टेबल टच किया है, तो फिर भी आप हैंड हाइजीन जो है इसको मस्ट जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हैंड हाइजीन के जो 7 स्टेप्स हैं वो आपको ये स्लाइड में दिखाए गए हैं कि किस तरीके से आपने हैंड्स को जो है करना है। मतलब मैं जो पार्टिसिपेंट हैं मैं सबको कहूँगी ये स्लाइड आप रोक लें और यहाँ पे आप जाके अपना हैंड हाइजीन के हवाले से ये स्टेप्स करें, ये बार बार करें, ये आपके जो है रिफ्लेक्सेस बनने चाहिए। और अगर हैंड हाइजीन को हम प्रॉपरली इसको हमारे रिफ्लेक्सेस का हिस्सा बनाएं, ख़ासकर तमाम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए ज़रूरी है, तो 90% जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल होंगे। हैंड हाइजीन कैसे करेंगे? हैंड हाइजीन के लिए ज़रूरी है कि अगर आपके हाथ गंदे न हो, साफ हो, यानी विजिबली साइल्ड ना हो, कोई गंद ना हो, तो आप फिर इसको अल्कोहल बेस्ड हैंड स्क्रब यूज़ कर सकते हैं 20 से 30 सेकंड तक, और वही 7 जो स्टेप्स है उसको अप्लाई करना होगा। और अगर साइल्ड हो, थोड़ा गंदा हो, तो उसको पहले आपने वॉश करना होगा, और वॉश करने के बाद 40 to 60 सेकंड जो है अपने हाथ को आपने रब करना होगा, और उसके वही जो हैंड हाइजीन का 7 स्टेप्स है उसको फॉलो करके टॉवल्स के साथ आप फिर अपने आप हाथ को जो है वो साफ कर सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का बुनियादी मकसद ये है कि मरीज़ को अगर आपके वजूद पे कोई इन्फेक्शन है तो उससे मरीज़ को बचाए, और अगर मरीज़ को कोई इन्फेक्शन है जो आपको ख़तरा है तो वो असर, तो ये एक बैरियर है जो दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं, मरीज़ को भी और स्टाफ को भी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो आप सेलेक्ट करें कि पीपीई कौन से पीपीई का इस्तेमाल चाहिए। दूसरा ये है कि उसको किस तरीके से आप रिमूव करेंगे और डिस्कार्ड करेंगे, और किस तरीके से आप इसको रिप्लेस करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसमें ग्लव्स है, गाउन है, फेस मास्क है, आई प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स है और फेस शील्ड है। ये तमाम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का वो है।
अगर यहाँ पे हम देख लें तो 3 किस्म के ग्लव्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आपको ब्लू नज़र आ रहा है तो ये नाइट्राइल है, अगर आपको थोड़ा वाइट नज़र आ रहा है तो ये है लेटेक्स, और साथ में आपको पॉलीथीन यानी वो शापर टाइप का जो आपको ग्लव्स नज़र आ रहा है। तो जो लेटेक्स है अमूमन ये इस्तेमाल होता है, एग्जामिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन 2 to 4% लोग जो है वो लेटेक्स है उसको सेंसिटिव होते हैं और उसको उनसे एलर्जी होती है। तो उनकी बजाय फिर उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो नाइट्राइल का इस्तेमाल करें जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है। जो साथ में है पॉलीथीन का, अस्पतालों में आपने देखा होगा लोग एग्जामिनेशन के लिए इसको इस्तेमाल करता है, लेकिन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में इसका कोई रोल नहीं है, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ग्लव्स को कैसे पहना जाता है, डॉनिंग कैसे होगी और डॉफिंग कैसे होगी, वो दूसरे लेक्चर्स में भी आपको तफसील से बताया गया है। लेकिन एक उसूल ये है कि अगर ग्लव्स आपका सॉइल्ड है आउटसाइड से, तो ये जो सॉइल्ड या इन्फेक्टेड एरिया है ये आपके वजूद के साथ न लगे। तो आपने जब इसको रिमूव करना है तो उसको प्रॉपर तरीके से इसको रिमूव करना होगा, ताकि आपके वजूद जो है, आपका बदन, आपके हाथ, उसके साथ इन्फेक्शन जो है आपके हाथ पे न लगे। मेडिकल मास्क जो आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है ये 3 लेयर्स होता है, और इसमें बहुत से जो यानी आप इसमें जो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस के लिए और कंटेक्ट प्रिकॉशंस के लिए किसी हद तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एयरबॉर्न डिजीज़ के लिए, जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है उसके लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको। लेकिन अमूमन इसका इस्तेमाल जो है सर्जरीज में होता है, और जहाँ पे सिक्रीशंस का ख़तरा हो और जहाँ पे केमिकल स्प्लैशेस का ख़तरा हो तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे कोविड के पेशेंट हो या एक्टिव टीबी के पेशेंट हो तो वहाँ पे आपने रिस्पायरेटर्स का N95 मास्क का कोविड के दिनों में आपने नाम बहुत सुना भी होगा, और ज़ाहिर बात है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने इसका बहुत इस्तेमाल किया था। तो इसमें ये होता है कि इसमें चांसेस बहुत कम होता है, और इसको पहनने से पहले आपने इसका लीक टेस्ट देखना होगा कि कहीं लीक तो नहीं हो रहा, क्योंकि जो मेडिकल या सर्जिकल मास्क है 3 लेयर का उसमें लीक काफ़ी ज़्यादा होता है, अलबत्ता जो रिस्पायरेटर होता है उसमें लीक काफ़ी कम होता है। इसलिए जो जहाँ पे एक्टिव टीबी हो, जहाँ पे कोविड हो, तो वहाँ पे हम N95 का रिकमेंड करते हैं तो इसका इस्तेमाल। लेकिन इसके लिए फिट जो टेस्ट है वो देखना होगा कि कहीं भी लीक तो नहीं है। आई प्रोटेक्शन के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, गॉगल्स का इस्तेमाल होता है और इसके लिए फेस शील्ड का इस्तेमाल होता है। फेस शील्ड जिस तरह आप देख रहे हैं ये आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फोरहेड से लेकर चिन के नीचे तक ये आपके, तो जहाँ पे आप एरोसोल को प्रोसीजर करते हो, जहाँ पे आप सक्शन करते हो या आप किसी पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे हो और आपको लग रहा हो कि सस्पेक्टेड कोविड है या टीबी का पेशेंट है या वैसे भी कोई पेशेंट हो, तो आप फेस शील्ड का इस्तेमाल करें ताकि वो जो स्प्लैश है वो आपके फेस के ऊपर ना आए। आई प्रोटेक्शन के लिए आई गॉगल्स का यूज़ कर सकते हैं आप। गाउन के हवाले से आप देख रहे हैं कि 3 किस्म के, एक तो है टाइवेक्स सूट है जो कि एबोला के पेशेंट के लिए और कोविड के पेशेंट को डील करते हुए हम इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा गाउन है, गाउन का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, और साथ में एप्रॉन है जहाँ पे आपने सिर्फ अपने जो है फ्रंट को बचाना हो ब्लड से या पेशेंट को डील करते हुए, तो आप ओटी में भी इसका अगर आपने इस्तेमाल देखा होगा तो ये एप्रॉन का इस्तेमाल। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें एक है एसेप्टिक टेक्निक्स। एसेप्टिक टेक्निक्स क्या है कि जैसा कि आपको और लेक्चर्स के अंदर जिक्र हुआ है कि स्टेराइल आइटम्स एंड इक्विपमेंट फॉर ऑल एसेप्टिक प्रोसीजर्स, इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। एसेप्टिक या जो नॉन टच टेक्निक आप लोगों ने देखा भी होगा, और आप जाहिर बात है आप सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट एसेप्टिक प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल होता है उनको इस तरह टच नहीं करना होता। तो जो फॉर एग्जांपल सिरंज है,
तो सिरंज को जब आप किसी ब्लड ले रहे हो या किसी को आप कोई इंजेक्शन लगा रहे हो, तो आप सिरंज को के नीडल को टच नहीं करेंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग ये गलती करते होते हैं, उसको टच करते। तो अगर उस तरह टच करेंगे तो आपके हाथ का जो इन्फेक्शन है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा सकता है। इसलिए आपने तमाम चीज़ों को एसेप्टिक, किस तरीके से आपने नीडल को खोलना है, किस तरीके से जो आपने आपका जो इक्विपमेंट से आइटम्स है किस तरीके से उसको डील करना है, इस पे ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है और इस पे अपने स्टाफ को के रिफ्लेक्सेस भी बनने चाहिए। इसके अलावा रिस्पायरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिकेट। रिस्पायरेटरी हाइजीन भी आपने बताया कि हाइजीन क्या है और कफ एटिकेट क्या है। मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि आप किस एनवायरनमेंट में किस किस्म का बग यहाँ पे आप सस्पेक्ट कर रहे हैं। आप कोविड को सस्पेक्ट कर रहे हैं, आप टीबी को सस्पेक्ट कर रहे हैं, आप रूटीन में कोई जो नज़ला ज़ुकाम है, जो वायरल इन्फेक्शन, इसको सस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने जो है उसका ख्याल रखना है। और कफ एटिकेट वैसे भी हमारे एज ए सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज ए सिटीज़न कि हम हमारे हमारे आदत कैसे होने चाहिए। तो कफ एटिकेट्स के लिए अक्सर लोग काम क्या करते हैं कि हम दोनों हाथ उठाकर इसमें कफ करते हैं, फिर ये हाथ ले जाके किसी हैंडल को टच करते हैं, किसी टेबल पे हाथ रखते हैं, किसी मोबाइल को टच करते हैं, कोई और बंदा आकर वहाँ पे हाथ टच करते हैं और हमारा इन्फेक्शन है इनडायरेक्टली ट्रांसमिट होता है। तो कफ एटिकेट्स के लिए जो रिकमेंड किया है, अगर आपने कफ करना है तो कपड़े के अंदर जो है वो कफ करें। फिर आती है बात सेफ इंजेक्शन एंड शार्प इंजरी प्रिवेंशन। आपको पता होगा बहुत से लोगों को नीडल इंजरी होती है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि हाउ टू डील विद द शार्प। आप ब्लड ले रहे हैं, फ्लेबाटोमिस्ट है, आप नर्स है, आप डिस्पेंसर है, आप डॉक्टर है, आपने यहाँ ब्लड लेना होता है तो आपका इंजेक्शन के साथ और शार्प के साथ बार बार आपका जो है साबिका पड़ता है। दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता हो कि किस तरीके से हमने इसको डील करना है। तो ये है कि आपने जो ज़ाहिर बात है, जब आप किसी को इंजेक्शन देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पाउडर फॉर्म में आता है तो उसको आप प्रिपेयर करते हैं, तो आपका जो इंजेक्शन का प्रिपरेशन होगा तो वो एक स्टेरलाइज और एक एसेप्टिक और क्लीन वर्क प्लेस में होना चाहिए, गंदी जगह में नहीं होना चाहिए। और इससे पहले आपको हैंड हाइजीन करना चाहिए। आपके हाथ अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल आपके हैंड हाइजीन होना चाहिए। फिर जो इंजेक्शन है वो आप स्टेरलाइज्ड इंजेक्शन का इस्तेमाल करें, इंजेक्शन का रीयूज़ न करें। जो इंजेक्शन आपके पास है वो स्टेरलाइज्ड इंजेक्शन हो। और मेडिकेशन को आप जब या डाइल्यूएंट आप यूज़ करते हो वो स्टेरलाइज हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर एक वायल है जो मल्टी डोज वायल है, यानी बार बार ट्राई तो ये करें कि अवॉइड मल्टी डोज वायल, उसको कर ले कि बस सिंगल टाइम जो वायल है वो इस्तेमाल हो। लेकिन अगर वो मल्टी डोज है और अमरी मजबूरी आपने उससे आधा सुबह लगाना है और आधा शाम लगाना है, तो उसको स्टोर करना ज़रूरी है कि ऐसे एनवायरनमेंट स्टोर करें कि वो क्लीन हो और एसेप्टिक एनवायरनमेंट हो। उसके अलावा आपने पेशेंट का जो स्किन है जहाँ पे आप इंजेक्शन लगाते हैं वो भी क्लीन करना होगा। ज़ाहिर बात है, उसके लिए सोप के साथ भी कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये है कि आपने जब इंजेक्शन लगाया, सिरंज का इस्तेमाल किया, तो सिरंज को बहुत से लोग जो है वो एक कंटेनर में डालते हैं और उसमें उसका नीडल को काटते हैं। ये रिकमेंडेड नहीं है, उससे मज़ीद फैलने का ख़तरा होता है। तो वो पंक्चर रेजिस्टेंट एक उसका जो आपको नज़र आ रहा है कंटेनर है ये, जहाँ पे आप शार्प कंटेनर, उसी कंटेनर के अंदर पूरा सिरंज डालना होता है। लेकिन याद रखें कि वो कोई प्लास्टिक बैग में नहीं डालना और कोई इस तरह चीज़ में नहीं जहाँ पे जो सिरंज है वो बाहर निकला हुआ हो तो वो पंक्चर न कर सके। आपने नीडल उठाकर पूरा जो सिरंज है उसके अंदर डालना है ताकि वो किसी और को इन्फेक्ट न कर सके। फिर बात आती है अप्रोप्रिएट हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिनन। जो कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं, बेडशीट हो गया, इसके अलावा टावल हो गए या कोई भी इस तरह की चीज़ है जो कपड़ा हम इस्तेमाल करते हैं, सर्जरी के लिए इस्तेमाल करता है, प्रोसीजर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं या पेशेंट की बेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको कलेक्ट करें, प्रॉपर तरीके से इसको कलेक्ट करें
इस तरह रेंडमली न फेंके, जिस तरह घर में लोग कपड़े फेंकते हैं इस तरीके से न फेंके। उसको आपने एक जगह पे कलेक्ट करना है, फिर इसको आपने ट्रांसपोर्ट करना है प्रॉपर तरीके से। और ट्रांसपोर्ट भी ऐसा हो कि जिस कॉरिडोर से, जिस इन्वायरमेंट से वो गुजरता हो, ऐसा ना हो कि वो थोड़ा बहुत ब्लड अगर लगा हो तो वो उस इन्वायरमेंट के अंदर फैल जाए या इन्फेक्शन जो है मज़ीद स्प्रेड हो जाए। फिर उसको आपने प्रॉपर वॉश करना है, प्रॉपर ड्राई करना है, फोल्ड करना है और उसको फिर रीयूज़ के लिए जो है काबिल बनाना है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग भी इसको डील कर रहे हैं उनको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एनवायरमेंटल क्लीनिंग एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और उसमें ज़रूरी है कि पेशेंट का जो एरिया है जहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट होती है उसको हमने क्लीन करना होता है और कम से कम दिन में एक दफ़ा उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें जिस तरह ब्लड है, बॉडी फ्लूइड है या कोई सब्सटेंस है, कभी कभी कैथेटर लीक हो जाता है, जो यूरिनरी बैग है उससे लीकेजेस होता है, वो तो आपने फ़ौरन ही करना होता है, उसको तो वहाँ पे छोड़ना नहीं होता। तो एज सून एज देयर इज़ सम स्पिल्स ऑफ ब्लड इन बॉडी फ्लूइड्स तो उसको फ़ौरन जो है साफ़ करना चाहिए। लेकिन दिन में एक दफ़ा उसको इसकी क्लीनलीनेस एंड डिसइंफेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको हम बहुत ज़्यादा इसके प्रोटोकॉल्स को हम नहीं फॉलो करते। वेस्ट कंटामिनेटेड विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, सिक्रीशंस एंड एक्सक्रीशंस एज हैजर्ड्स, इन्फेक्शियस वेस्ट, ये ख़तरनाक होते हैं, उसको फौरी तौर पर डील करना होगा। ह्यूमन टिश्यूज एंड लेबॉरेटरी वेस्ट दैट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद स्पेसिमेन प्रोसेसिंग एज हेडस इन्फेक्शन वेस्ट, और कोशिश ये करें कि कम से कम जो है वो वेस्ट को प्रोड्यूस करें। लेकिन जो जितना भी बॉडी फ्लूइड्स और सिक्रीशंस है या एक्सक्रीशंस है, ये तमाम जो है ये हैजर्ड्स होते हैं और उसको अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ट्रीट करना चाहिए। दूसरा है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस। जैसे कि आपको पता है कि 3 किस्म के ट्रांसमिशंस होते हैं। एक होता है कंटेक्ट, यानी एक ट्रांसमिशन होता है कंटेक्ट के थ्रू होता है, डायरेक्ट कंटेक्ट के थ्रू और इनडायरेक्ट कंटेक्ट के थ्रू। दूसरा होता है जो कि ईयरबॉर्न होता है। तीसरा है ड्रॉपलेट के थ्रू होता है। तो हमने ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस को इम्प्लीमेंट करना होगा। हमें अगर ये पता हो कि किस नेचर का ये डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल कोरोना है तो कोरोना मेनली कोरोना जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के थ्रू होता है या इनडायरेक्ट कंटेक्ट के थ्रू होता है। इसके अलावा जो टीबी है, एक्टिव टीबी है, वो ईयर बॉर्न के थ्रू होता है। इसके अलावा अगर कांगो हेमोरेजिक फीवर की बात की जाए तो कांगो हेमोरेजिक फीवर जो है वो डायरेक्ट कंटेक्ट या इनडायरेक्ट कंटेक्ट के थ्रू होता है। तो हमें जो कम्युनिकेबल डिजीज़ या जो इन्फेक्शन है उसके नेचर के मुताबिक उसको डील करना होता है। कंटेक्ट प्रिकॉशंस में आप देख रहे हैं कि एक सिचुएशन 1 में डायरेक्ट इन्फेक्शन होता है। डायरेक्ट किया है कि एक बंदे को फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन है और उसने जो है कफ एटिकेट का ख्याल नहीं रखा और उसने जो है हाथ में इस तरह करके उसने कफ किया, उसके हाथ गंदे हो गए। फिर उसने हैंड हाइजीन का ख्याल नहीं रखा और ये हाथ किसी और से मिलाया, तो ये डायरेक्ट कंटेक्ट है, यानी डायरेक्ट कंटेक्ट के थ्रू ये इन्फेक्शन फैल सकता है। किसी को कोई इन्फेक्शन है और उसने जाकर किसी और ह्यूमन को किस किया या डायरेक्टली टच किया तो डायरेक्ट कंटेक्ट हो सकता है। कांगो हेमोरेजिक का फीवर है, अगर किसी को कांगो हेमोरेजिक फीवर हुआ है और किसी और बंदे ने उसके स्किन को डायरेक्टली टच किया और ब्लड उसके स्किन में जिस तरीके से अगर उसका कोई हाथ में ज़ख़म हो या स्किन के वो पोर्स भी काफ़ी होते हैं तो उसमें डायरेक्ट कंटेक्ट के थ्रू इन्फेक्शन फैल सकता है। इनडायरेक्ट ये है कि मैंने हाथ इस तरह पकड़े हैं और मैं अभी कफ करता हूँ, मेरा इन्फेक्शन हाथ के ऊपर चला गया, फिर मैंने मोबाइल उठाया, किसी और बंदे ने इस मोबाइल को टच किया, तो ये इनडायरेक्ट कंटेक्ट के थ्रू जो है इन्फेक्शन फैलता है। तो कंटेक्ट प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है।
कंटेक्ट प्रिकॉशन के लिए अमूमन अब जब पेशेंट को डील करते हैं तो हम ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस ये है कि अगर जो जो ड्रॉपलेट है वो अगर 100 माइक्रोन से उसका वेट ज़्यादा है, 100 माइक्रोन से साइज़ उसका ज़्यादा है, तो उसका इतना वेट होता है कि वो तकरीबन 1 मीटर जाके वो ज़मीन पर गिरेगा। इसलिए जो ड्रॉपलेट जो डिजीज़ है जो ड्रॉपलेट के थ्रू, जिस तरह कोविड का पेशेंट है तो वो ड्रॉपलेट के थ्रू ही एक पेशेंट से दूसरे में फैल सकता है, या पेशेंट टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो वहाँ पे हमें ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस का ख्याल रखना होगा। और ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस के लिए सिंपल मास्क भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या 1 मीटर कम अज़ कम हम डिस्टेंस रखेंगे तो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस पे अमल किया जा सकता है। ईयरबॉर्न प्रिकॉशंस क्या है? एक्टिव टीबी जो होता है उसका साइज़ 100 माइक्रोन से कम होता है, जो टीबी है, या इसके अलावा और भी बहुत से डिजीज़ हैं जिसमें ईयरबॉर्न प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे माहौल में हमें ईयरबॉर्न प्रिकॉशन में आपको हैंड हाइजीन की बात है, और N95 मास्क पहनना ज़रूरी है अगर आप क्लोज एनवायरनमेंट में हैं। तीसरी जो बात है वो है कि आपने डोर को क्लोज रखना है। और अगर एयरबॉर्न प्रिकॉशन किसी पेशेंट में ज़रूरी हो तो इस तरह के पेशेंट को अगर हम आइसोलेट करते हैं तो नेगेटिव प्रेशर रूम का मतलब ये होता है कि इनसाइड ऑफ द रूम प्रेशर कम होता है। वो इस तरह का डिज़ाइन रूम होता है जहाँ अंदर प्रेशर कम होता है, तो फ्लो ऑफ द एयर जो है वो फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड होता है। तो बाहर एनवायरनमेंट का जो हवा है वो तो अंदर आता है, लेकिन अंदर का जो इन्फेक्टेड एनवायरनमेंट है जहाँ पे बैक्टीरिया या जो भी वायरस या जो भी चीज़ जो है जो एयरबॉर्न के थ्रू फैलता है वो इनसाइड ही रहता है। तो एयरबॉर्न प्रिकॉशंस जो है उन पेशेंट में भी, हाँ, कोविड के वो मरीज़ जिसमें हम इंट्यूबेशन करते हैं और जब हम कोई इस तरह का प्रोसीजर करते हैं, जस्ट लाइक हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं या उसकी सक्शन करते हैं, तो वहाँ पे चांस होता है एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं, तो उसमें चांस होता है कि वो जो ड्रॉपलेट है वो एक किस्म का एयर बॉर्न में कन्वर्ट हो जाए। तो वहाँ पे हमें एयर बॉर्न का ख्याल रखना चाहिए, एयर बॉर्न प्रिकॉशंस पे अमल करना चाहिए। इसके अलावा स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट में काम करने वाले जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनको अपने नेल्स जो है वो बड़े नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर नेल बड़े होते हैं तो नेल बेड्स के अंदर जो है वो इन्फेक्शंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टे करते हैं। पॉलिश और आर्टिफिशियल नेल्स हो गए। इसके अलावा अगर हम नेल का ख्याल नहीं रखेंगे, नेल हाइजीन का, तो इन्फेक्शन जो है उसके चांसेस काफ़ी होते हैं। ज्वेलरी हम यूज़ करते हैं, हमारी ख़ास तौर पे ख़वातीन, तो ज्वेलरी या घड़ी का इस्तेमाल जितने भी लोग स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट में काम करते हैं उनको चाहिए कि हाफ स्लीव्स का वो पहन ले। हाफ स्लीव्स का जो शर्ट है आपके स्लीव्स हाफ होने चाहिए, और कोई घड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई जो ज्वेलरी है ये भी नहीं होनी चाहिए। तो इन एरिया से नीचे जो है कुछ भी नहीं होना चाहिए सिवाय आपके जो हाथ है या आपके जो फोर आर्म है, इस पर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में सिलेक्शन है सबसे पहले। फॉर एग्जांपल यू आर डीलिंग विद ए पेशेंट विद नमूनिया, तो वहाँ पे आपका जो प्राइमरी फोकस है वो मास्क है। अगर आप किसी मरीज़ के स्किन को टच कर रहे हैं, आप किसी का एक पेशेंट है जिसका ब्लड ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपका प्राइमरी फोकस जो है आपका ग्लव्स है। तो सिलेक्शन आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स करेंगे। फिर ग्लव्स में आप किस ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे? क्या आपने ऑपरेशन थिएटर के अंदर हो? अगर ऑपरेशन थिएटर के अंदर हो तो फिर पेशेंट के जो स्टेरिलाइज एनवायरनमेंट है उसको ख़तरा है आपसे, तो आपने वहाँ पे स्टेरिलाइज सर्जिकल ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर आप आईसीयू के अंदर हैं, वहाँ पे पेशेंट से आपको ख़तरा है, तो आप जनरल सर्जिकल जो ग्लव्स है इसका इस्तेमाल करें। लेटेक्स या नाइट्राइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी मैंने बताया कि पॉलीथीन का कोई रोल नहीं है, तो उसका इस्तेमाल मना है। मास्क में आप कौन से मास्क
आप किस किस्म के पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप मास्क का इस्तेमाल करें। गाउन्स आपको यूज़ करना है, आप सिचुएशन को एनालाइज करें कि किस किस्म का इन्फेक्शन है, तो आपने गाउन का इस्तेमाल करना है, आपने टाइवेक्स सूट का इस्तेमाल करना है, या आपने एप्रोन का इस्तेमाल करना है। आई प्रोटेक्शन आपने गॉगल्स का या फेस शील्ड का, ये सिलेक्शन ऑफ पीपीईज जो है ये डिपेंड करता है आपके उस सिचुएशन पे जहाँ पे आप डील करते हैं चीज़ों को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है पीपीईज में वो डॉनिंग है एंड डॉफिंग है। डॉनिंग क्या है? डॉनिंग ये है कि आप किस तरीके से पीपीईज को पहनेंगे। तो हर डॉनिंग से पहले, बल्कि हर प्रोसीजर से पहले आपने हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है, और जब आप पुट ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपने गाउन और या एप्रोन को पहनना है। उसके बाद आपने मास्क पहनना है, और इसको फिर फिट देखना है कि सिक्योर है कि नहीं है, कोई इस तरह तो नहीं है कि नीचे ऊपर से कोई ज़्यादा हवा आ रही है। फिर उसके बाद आपने गॉगल्स को और फेस शील्ड को पहनना है, और सबसे आखिर में आपने ग्लव्स पहनने हैं। जब उतारने की बात आती है, डॉफिंग की बात आती है, तो सबसे पहले आपने ग्लव्स को उतारना है। ग्लव्स के बाद आपने फिर गाउन को और आपने गॉगल्स को, जो सबसे आखिर में आपने रिमूव करना है वो आपका मास्क है। ख़ास तौर पे कोविड के पेशेंट में, टीबी के पेशेंट में, अपने पेशेंट के साइड पे आपने जो फेस मास्क है वो रिमूव नहीं करना है। और ड्यूरिंग आप रिमूवल ये ख्याल रखेंगे कि आपका कंटामिनेशन वगैरह तो नहीं है। तो रिस्पायरेटरी हाइजीन के बारे में आप खुद प्रैक्टिस करें कि आप किस तरीके से जो है रिस्पायरेटरी हाइजीन इन कफ एटिकेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।